हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद जीत। आज हम फिर से अपनी वोकेबलरी स्पेशल क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी क्लास का डे 4 है। जो कुछ लास्ट वर्ड हमने सीखे थे लास्ट क्लास में, जो कुछ वर्ड सीखे थे उन्हीं वर्ड्स को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि उनसे और हम किस तरह से नए नए वर्ड्स बना सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट क्लास में हमने बैन और मेल दो वर्ड्स थे जिनकी हेल्प से, दो रूट वर्ड्स थे जिनकी हेल्प से हमने कुछ वर्ड्स देखे थे। आज उन्हीं में से दो वर्ड्स को उठाया मैंने। एक वर्ड तो लिखा है बेनेडिक्शन और एक लिखा है मेलेडिक्शन। अब तुम्हें पता होगा, बेने का मतलब मैंने बताया था गुड, बेन का मतलब क्या बताया था, गुड बताया था, अच्छा, और मेल या मेलस का मतलब क्या बताया था, बैड बताया था, यानी बुरा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रूट वर्ड दिया हुआ है, एक सफिक्स दिया हुआ है, डिक्ट। डिक्ट जो है, डिक्ट से बना है डिक्शन। इसका मतलब मैंने कुछ बताया था, अगर तुम्हें याद हो। इसका मतलब मैंने बताया था, डिक्ट का मतलब टू से यानी कहना या बताना, टू से या टू टेल। आज हम इसी वर्ड को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि और इससे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। तो बेनेडिक्शन और मेलेडिक्शन का मतलब तुम्हें पता होगा, जैसा कि हमने लास्ट डे क्लास में देखा था। इनका मतलब होता है, बेनेडिक्शन का मतलब अच्छा कहना, किसी के प्रति कुछ अच्छा कहना, जिसको हमने सिनोनिम बताया था ब्लेसिंग, आशीर्वाद देना। और मेलेडिक्शन का मतलब बताया था बुरा कहना, किसी को कुछ बुरा कहना यानी कर्स। ठीक है, आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और डिक्ट जो वर्ड है उससे किस किस तरह से शब्द बन सकते हैं वो चेक करते हैं। तो देखिए, डिक्ट हमारा आज का रूट वर्ड है। इसके लिए मैंने क्या लिखा है, इसके लिए डिक्ट का मतलब लिखा है टू टेल, जैसा मैंने अभी बताया। बेनेडिक्शन का मतलब अच्छा कहना, तो डिक्ट का मतलब होता है टू टेल, यानी कहना या बताना, टू से या टू टेल। ठीक है, अब इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। तो पहला शब्द लिखा है मैंने डिक्टेट। पहला शब्द कौन सा लिखा है तुम्हारे सामने, तुम देख सकते हो इजीली। पहला शब्द लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, डिक्टेट। अब डिक्टेट का मतलब क्या होता है, डिक्टेट का मतलब होता है ऑर्डर देना। डिक्ट का मतलब क्या होता है, कहना, और डिक्ट के साथ एट जुड़ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कहना, लेकिन इस सेंस में कहना कि उसको फॉलो किया जाए। आप किसी को कुछ बात कह रहे हो लेकिन आप उससे उम्मीद रखते हो कि वो आपकी बात को फॉलो करे। ठीक है, तो वो हो जाता है ऑर्डर देना, आदेश देना। तो डिक्टेट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना हो जाएगा, क्योंकि डिक्ट का मतलब कहना था तो उससे क्या बन गया, डिक्टेट, जिसका मतलब हो गया ऑर्डर देना। तो ये दोनों ध्यान रखोगे, डिक्टेट का सिनोनिम बन जाता है ऑर्डर, और डिक्टेट का मतलब होता है आदेश देना या ऑर्डर देना। और इससे जितने भी वर्ड्स हैं, ऐसे जितने भी वर्ड हैं जो कि आदेश देना का अर्थ बताते हैं, वो डिक्टेट के सिनोनिम हो जाएंगे। जैसे कि एक वर्ड आपको पता होगा, कमांड। ठीक है, कमांड जो होता है, कमांड का मतलब भी क्या होता है, आदेश देना ही होता है। क्लियर है इतनी सी बात। चलो आगे देखते हैं। एक और वर्ड लिखा है मैंने इसी के साथ, देख रहे होगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो, डिटेक्ट। अब इन दोनों में थोड़ा सा क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इसको साथ में लिखते हैं। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है, डिक्टेट और डिटेक्ट दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है वो ध्यान रखोगे। इसका उच्चारण है डिक्टेट, ठीक है, और इसका उच्चारण है डिटेक्ट। बस उच्चारण में फर्क है, अर्थ में बहुत बड़ा फर्क है। उच्चारण थोड़ा सा फर्क है लेकिन अर्थ में बहुत बड़ा फर्क है। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है, डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है, पता लगाना होता है। पता लगाना, पता लगाना या किसी चीज़ को ढूंढना। तो अब ढूंढने का अर्थ के लिए कौन से शब्द है हमारे पास, तुम्हें पता होगा। एक शब्द है हमारे पास सर्च, एक वर्ड होता है सर्च। सर्च जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, सर्च का मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना। उसके अलावा लुक फॉर, लुक फॉर एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब भी क्या होता है, ढूंढना होता है, तलाश करना होता है। तो लुक फॉर भी हो जाएगा। डिटेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ढूंढना या पता लगाना, तो उसके सिनोनिम क्या हो गए, सर्च और लुक फॉर। क्लियर है ये दोनों वर्ड अच्छे से। चलो, डिक्टेट और डिटेक्ट में पता चल जाएगा। अब चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। डिक्ट से और कौन सा वर्ड बन सकता है तो वो देखते हैं। चलिए आगे एक और वर्ड लिखा है मैंने, क्या लिखा है ध्यान दो। वर्ड लिखा है डिक्टेटर। अब ये उसी से बना है, डिक्टेट से ही बना है, डिक्टेटर। डिक्टेट का मतलब मैंने बताया था आदेश, आदेश देना, और डिक्टेटर का मतलब होता है आदेश देने वाला। आदेश देने वाला यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आदेश देता हो। अब वास्तविकता में तो इसका मतलब ये बन रहा है, लेकिन अब इसको एक स्पेशल नाउन बना दिया जाता है, एक स्पेशल नाउन बना दिया जाता है। डिक्टेटर का मतलब हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो आदेश देता है और जो हमेशा उम्मीद करेगा कि उसकी आदेशों की पालना की ही जाए, यानी उसकी आदेशों की पालना करनी ही पड़ेगी। आप उसके आदेश को टाल नहीं सकते। ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है, ऐसा एक ही व्यक्ति हो सकता है, वो होता है तानाशाह। नाम सुना होगा तुमने, तानाशाह। तानाशाह क्या होता है, तानाशाह वो व्यक्ति होता है जो अपने रूल्स चलाता है, अपने ऑर्डर्स चलाता है, और आपको उसके ऑर्डर सुनने ही पड़ेंगे। क्लियर है इतनी सी बात। चलो अब उसके आगे इसका एक सिनोनिम लिख दिया है मैंने, डिक्टेटर का एक सिनोनिम लिखा हुआ है, वो है टायरेंट। टायरेंट, टायरेंट का मतलब भी क्या होता है, टायरेंट का मतलब भी होता है तानाशाह। डिक्टेटर का सिनोनिम क्या है, टायरेंट। टायरेंट का मतलब भी होता है तानाशाह। अब एक वर्ड से बन जाता है डिक्टेटरशिप, इसके साथ जुड़ जाता है, शिप जुड़ जाता है, डिक्टेटर के साथ डिक्टेटरशिप, इसका मतलब होता है तानाशाही। तो ये ध्यान रखोगे, डिक्टेटर का मतलब क्या है, तानाशाह। तानाशाह आपने नाम सुना होगा हिटलर का। हिटलर अपने टाइम का सबसे बड़ा या इतिहास का सबसे बड़ा तानाशाह था, तो वो डिक्टेटर था एक। क्लियर है। अब टायरेंट से ही मिलता जुलता एक और शब्द है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, टायरेंट से ही मिलता जुलता एक और शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, वो क्या है, वो है ट्रुएंट। अब इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, टायरेंट होता है तानाशाह, और ट्रुएंट क्या होता है, ट्रुएंट होता है एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा स्कूल जाने वाला बच्चा जो बहुत ज़्यादा बदमाश है और जो स्कूल से जब मन करता है तब अब्सेंट हो जाता है। एक ऐसा लड़का जो अपनी मनमर्जी के हिसाब से अब्सेंट रहता है स्कूल में। ठीक है,
वन पर्सन हु अपसेंट्स हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज विल। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को अनुपस्थित रखता है अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी इच्छा की सुनता है केवल। क्लियर है? तो ट्रूएंट क्या हो जाएगा? एक शैतान लड़का हो जाएगा, स्कूल जाने वाला शैतान लड़का, ट्रूएंट। टायरेंट का मतलब तानाशाह। क्लियर है? तीसरी बात। चलो, डिक्ट से ही मिलकर बना हुआ एक और शब्द लिखा हुआ है आगे, वो देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने सामने ध्यान दोगे। वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड लिखा हुआ है। डिक्ट का मतलब तो वही है अभी जो बताया, टू से और टू टेल यानी कहना या बताना। और कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी के कॉन्ट्रेरी हो, अगर आप किसी के कॉन्ट्रेरी हो तो आप उसके अगेंस्ट हो। आप क्या हो? उसके अगेंस्ट हो, आप उसके खिलाफ हो, उसके विरोध में हो। अगर आप किसी के खिलाफ या किसी के विरोध में होते हो तो आप उसकी बात स्वीकार करने से मना करते हो। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ कुछ बोलना, से समथिंग, से अगेंस्ट समथिंग। ठीक है? किसी के खिलाफ, किसी वस्तु के खिलाफ कुछ कहना या किसी पर्सन के खिलाफ कुछ कहना, किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ कहना, वो होता है कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है? ध्यान रहेगा, किसी के खिलाफ कुछ कहना या किसी की बात मानने से मना कर देना। किसी की बात मानने से मना कर देना भी क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट होता है। अब इसके सिनोनिम सामने लिखे हुए हैं, इसके प्राइवेसी सामने लिखे हुए हैं जो पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? डिनाई और रिफ्यूज। डिनाई और रिफ्यूज दोनों का मतलब होता है मना कर देना, कुछ काम करने से मना कर देना है, किसी की बात स्वीकार करने से मना कर देना। क्लियर है इतनी सी बात? तो डिक्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखे, उनसे संबंधित कुछ और वर्ड्स देखे। ये सारे वर्ड्स ध्यान रखने, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। और एक और बात ध्यान जो तुम्हें रखनी है वो ये है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है तुम्हें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हमने कुछ इंटरेस्टिंग इडियम्स भी डिस्कस की हैं, वो भी सीखने को मिलेगी। तो तब तक अपने आप को बनाए रखिए चैनल पर और आगे ध्यान दीजिए। चलिए अगला वर्ड देखते हैं कौन सा है। अब लास्ट वीडियो में से ही मैंने एक और वर्ड उठाया है, वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड मेरे सामने लिखा है बेनिफिशेंट। बेनिफिशेंट, बेने का मतलब मैंने बताया था गुड, अब वही वर्ड है जो लास्ट वीडियो में बताया था गुड। और फिशेंट का मतलब क्या होता है? फिशेंट का मतलब बताया था मैंने डूइंग और मेकिंग, कुछ करना या कुछ बनाना, कुछ करना या कुछ बनाना। डूइंग और मेकिंग का मतलब, डूइंग का मतलब होता है करना और मेकिंग का मतलब होता है बनाना। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो या कुछ अच्छा बना रहे हो तो आप क्या हो? आप बेनिफिशेंट हो। ये बात बताई थी, बेनिफिशेंट का मतलब बताया था लास्ट वीडियो में, वही है ये बेनिफिशेंट। अब यहाँ से हमें एक वर्ड उठाना है, वो वर्ड कौन सा है हमारे सामने? वो वर्ड मैंने लिख दिया है, फिक्ट वर्ड लेना है यहाँ से हमें। कौन सा वर्ड लेना है? फिक्ट। अब इस फिक्ट का मतलब क्या है? फिक्ट का मतलब देखो, फिशेंट का मतलब था टू डू, डूइंग और मेकिंग, कुछ करना या कुछ बनाना। तो फिशेंट का मतलब भी, फिक्ट का मतलब भी यही है, टू डू और मेक, कुछ करना या कुछ बनाना। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, देखो फिक्ट का मतलब क्या लिखा है मैंने? टू डू और मेक। क्लियर है इतनी सी बात? टू डू और मेक। अब इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, इससे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। जैसे कि पहला वर्ड लिखा फिक्शन। फिक्शन का मतलब क्या होता है? तुम कई बार मूवीज़ वगैरह देखते हो तो उस मूवी का या स्टोरी सुनते हो या स्टोरी पढ़ते हो तो उस स्टोरी का जेनर होता है। एक जेनर का मतलब होता है कि वो किस टाइप की मूवी है या किस टाइप की स्टोरी है। ठीक है? तो वो जेनर में लिखा होता है कई बार फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है? बहुत सी चीज़ें जो मूवी देखते हो वो काल्पनिक होती है ना। फिक्शन से एक वर्ड बनता है फिक्सिशियस। अब फिक्सिशियस का मतलब भी यही होता है। तो फिक्शन का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, यानी जो मनगढ़ंत है, जो बनाई गई है, जो मनगढ़ंत है, जो बनाई गई है, जो रियल नहीं है। ठीक है? जो मेड है, जो हमारे द्वारा बनाई गई कहानी है, कुछ ऐसी कहानी जो हमारे द्वारा बनाई गई है, हमने बना के प्रस्तुत की है किसी के सामने, वो क्या हो जाएगी? फिक्शन हो जाएगी। और अब इसके लिए एक और वर्ड क्या लिख सकते हो तुम? इमेजनरी भी लिख सकते हो। इमेजनरी का मतलब भी क्या होता है? इमेजनरी का मतलब भी होता है काल्पनिक। तो इमेजनरी वर्ड इसके लिए लिखा जा सकता है, फिक्शन के लिए। क्लियर है इतनी सी बात? चलो अगले वर्ड पे चले आज के। अगला वर्ड देखते हैं कौन सा है हमारे सामने लिखा हुआ है, वो देखते हैं। जो आज का नेक्स्ट वर्ड है वो लिखा है मैन्युफैक्चर। अब देखो फिक्ट लिखा था, फिक्ट का मतलब मैंने बताया बनाना, फिक्शन से बता दिया भाई खुद के द्वारा जो बनाई गई चीज़ हो वो फिक्शन होती है, काल्पनिक होती है। अब यहाँ पे एक फिक्ट से एक और वर्ड बना है फैक्ट। अब ये फैक्ट का मतलब वो फैक्ट नहीं है जो तथ्य हो। एक वर्ड सुना होगा तुमने फैक्ट, ठीक है? एक वर्ड तुमने सुना होगा कभी, फैक्ट। फैक्ट वर्ड सुना होगा। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, आंकड़े। वो तो एक नाउन है, वो एक नाउन है। लेकिन ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट एक सफिक्स है। सफिक्स का मतलब होता है जैसे वो सब जो पीछे जुड़े, किसी वर्ड्स के पीछे जुड़ेंगे और नया वर्ड बनाएंगे। ठीक है? वो सफिक्स होते हैं, अनुलग्न कहते हैं हिंदी में उसको, अनुलग्न। तो ये वो फैक्ट है। अब इसका मतलब क्या है? ये फैक्ट से मिलकर बना है, इसलिए इसका मतलब भी है बनाना। क्या हो जाएगा? टू मेक, बनाने का अर्थ निकलेगा इसका भी। लेकिन अब यहाँ पर इसके साथ एक और वर्ड लिखा है मैंने, मेन्यू। मेन्यू का मतलब क्या होता है? मेन्यू का मतलब क्या होता है? मेन्यू का मतलब होता है हैंड। मेन्यू वर्ड का मतलब क्या है? मेन्यू वर्ड का मतलब होता है हैंड, यानी हाथ। तो यहाँ पर जो वर्ड तुम्हें ध्यान रखना है वो ये है, मेन्यू वर्ड। मेन्यू वर्ड का मतलब ध्यान रखना है हैंड होता है। मेन्यू वर्ड का मतलब हैंड या हैंड्स, हाथ। और फैक्ट का मतलब तो बता दिया अभी, बनाना। ठीक है? तो अगर तुम कुछ चीज़ हाथ से बनाते हो, हैंडमेक, हैंडमेड जो चीज़ें होती है उन्हें कहते हैं मैन्युफैक्चर। अगर आप कोई चीज़ अपने हाथ से बना रहे हो तो उसे कहते हैं मैन्युफैक्चर करना। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। कुछ आइटम्स खरीद के लेके आते हैं तो उस पर MFG करके या मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर्ड करके डेट लिखी होती है कि कब बनाई गई। तो वो मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है? कि वो चीज़ हाथ से बनी है। ठीक है? मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? हाथ से बनी है। क्लियर है? तो मेन्यू वर्ड ध्यान रखोगे यहाँ पर। मेन्यू वर्ड आगे इसी वीडियो में बहुत काम आने वाला है, आगे कुछ और वर्ड सीखेंगे हम। मेन्यू का मतलब क्या होता है? जहाँ पर भी MENU आ जाएगा, मेन्यू पढ़ते हैं इसको, मनु नहीं पढ़ते, मेन्यू पढ़ेंगे, ध्यान रखोगे। मेन्यू का मतलब क्या हो जाता है? मेन्यू का मतलब हो जाता है हैंडमेड, हाथ से बनी हुई कोई चीज़। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड्स पर। नेक्स्ट वर्ड्स कौन से हैं हमारे सामने? तो नेक्स्ट तीसरा वर्ड लिखा है मैंने आज का, जो तीसरा
फिक्ट से जो तीसरा वर्ड बना है वो वर्ड कौन सा है, वो है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, फिशियल का मतलब वापस वही बनाया हुआ, आर्टिफिशियल यानी आर्ट से, कला के द्वारा बनाया गया, यानी ऐसी चीज़ जो कि नेचुरल नहीं है, ऐसी चीज़ जो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, जो ह्यूमन ने अपनी कला से, अपनी आर्ट से बनाई है, वो होती है आर्टिफिशियल। उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। हिंदी में पढ़ते हो कृत्रिम। दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो आर्टिफिशियल होती है, एक होती है नेचुरल। नेचुरल वो होती है जो हमें नेचर से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, तो नेचुरल बन जाती है वो। लेकिन जो हम अपनी आर्ट से बनाते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, कलात्मक कहते हैं या कृत्रिम कहते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। चलो आगे चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ एक और सफिक्स बनता है, इसी वर्ड से मिलजुल कर एक नया सफिक्स बनता है, एक नया अनुलग्न बनता है, वो है एफ वाई। किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ वाई जुड़ जाएगा ना, एफ वाई का मतलब क्या होता है, टू मेक यानी बनाना, टू मेक यानी बनाना। किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ वाई जुड़ गया तो उसका मतलब हो जाएगा वो वर्ड प्लस बनाना। जैसे कुछ एग्जांपल लिखा है मैंने, क्लैरिफाई, क्लैरिफाई बना है क्लियर से, ठीक है, क्लियर से बना है क्लियर, तो क्लैरिफाई का मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक क्लियर, टू मेक क्लियर यानी किसी चीज़ को क्लियर बनाना, साफ करना। इफ़ यू आर क्लैरिफाइंग समथिंग, अगर तुम किसी चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हो, तुम उसे साफ कर रहे हो, स्पष्ट कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। समझ में आई बात। अगला वर्ड देखो, लिक्विफाई। यानी लिक्विड की बात हो रही है, लिक्विड की बात हो रही है। तब यहाँ पर अगर लिखा हुआ है लिक्विफाई, फाई का मतलब क्या हो गया, टू मेक यानी बनाना, टू मेक लिक्विड। लिक्विफाई का मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक लिक्विड यानी किसी चीज़ को लिक्विड बनाना। क्लियर है। अगला वर्ड मैग्नीफाई, मैग्नीफाई, फाई का मतलब बनाना, मैग्नीफाई, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा करके देखना, आवर्धन कहते हैं हिंदी में मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा करके दिखाना। अगर आप किसी चीज़ को बड़ा करके बता रहे हो तो वो हो जाएगा मैग्नीफाई, टू मेक बिग। सिंप्लीफाई, टू मेक सिंपल, फाई का मतलब क्या है, टू मेक, और सिंप्लीफाई, सिंपल तो हो गया, सिंपल साधारण, किसी चीज़ को सिंपल करना, सिंपल बनाना, साधारण बनाना। क्लियर है इतनी सी बात, सिंप्लीफाई। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं, जिनके लास्ट में एफ वाई लगा हो तो उसका मतलब हो जाएगा कि भाई उस चीज़ को उस तरह का बनाना। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट वर्ड पे चले, चलो चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे वर्ड समझ आ रहे होंगे। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे सामने लिखा है। नेक्स्ट वर्ड, अब मैंने कहा था मेन्यू वर्ड को ध्यान रखोगे अच्छे से, मेन्यू से कुछ वर्ड्स बनेंगे, वो वर्ड ही मैंने सामने लिखे हैं। मैन्युफैक्चर वर्ड जो वहाँ पे काम आया था वो मैंने यहाँ पर सीधा का सीधा लिख दिया है, मैन्युफैक्चर। मेन्यू का मतलब क्या बताया था मैंने, याद आ रहा है थोड़ा बहुत। मेन्यू का मतलब अभी बताया था भैया, हैंड, हाथ, हैंड्स से बना हुआ कुछ, ठीक है, हाथ से बना हुआ कुछ। अब यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा है मेन्यू स्क्रिप्ट, एक वर्ड लिखा है मेन्यू स्क्रिप्ट। अब मेन्यू का मतलब तो क्या हो गया, हाथ हो गया, हैंड हो गया, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लेखनी। कोई चीज़ जब लिखावट में होती है ना तो उससे हम कहते हैं स्क्रिप्ट। जैसे हम कहते हैं कि मूवी की स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट का मतलब वो मूवी की जो कहानी है वो लिखावट में लिखी हुई है पहले से। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब लेखनी, और मेन्यू स्क्रिप्ट का मतलब, मेन्यू का मतलब हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब लेखनी, तो हाथ लेखनी नहीं, इसका मतलब क्या होगा, हस्तलिखित। हस्तलिखित, इसका मतलब, हस्तलिखित का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई कहानी जो हाथ से लिखी हुई है। ऐसा कोई मान लो तुमने कोई किताब लिखी है या कोई कॉपी भरी है, वो तुमने हाथ से लिखा है पूरा कंप्लीट, तो वो क्या हो जाता है, मेन्यू स्क्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, मेन्यू स्क्रिप्ट का मतलब हस्तलिखित कोई चीज़, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो हाथ से लिखी हुई है। तो अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में मेन्यू आएगा मतलब वो किससे मिलकर बना है, हाथ से। क्लियर है। जैसे एक और वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, वो देख सकते हो तुम अपने साथ, कौन सा वर्ड है वो मैंने लिख दिया सामने, मैनिक्योर। मैनिक्योर, ये वर्ड तुमने सुना होगा, नॉर्मली लड़कियों ने ये वर्ड सुना होगा, मैनिक्योर। पार्लर जाता है मैनिक्योर करवाने के लिए। मैनिक्योर क्या है, मैनिक्योर, अब मैन का मतलब तुमने बता दिया अभी, हैंड। ठीक है, और अब क्योर का मतलब क्या है, देखभाल। क्योर का मतलब क्या होता है, देखभाल। तो हैंड्स की देखभाल करना, हैंड की या फिर नाखून की। मैनिक्योर का मतलब क्या होता है, हैंड एंड नेल्स, हाथ और नाखून की सफाई या उनको सजाना संवारना जो होता है नाखूनों को, हाथों को, उसके लिए जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं मैनिक्योर। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है पेडिक्योर, वो तुम अपने आप देख लेना, पेडिक्योर का मतलब क्या होता है, अपने आप समझ जाओगे। पेडी मतलब क्या होता है, देख लेना, पेडी का मतलब होता है लेग्स, टांगे, तो अपने आप उसका मीनिंग निकाल लेना। हर एक वर्ड रटने की आवश्यकता नहीं है, रूट वर्ड्स इसीलिए सिखाए जा रहे हैं तुम्हें, ताकि तुम क्या करो, तुम नए वर्ड जब भी देखो तो उसको अलग अलग रूट्स में तोड़ो, डिवाइड करो और समझने की कोशिश करो कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। वर्ड्स हम वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन रूट वर्ड का तरीका सबसे बेस्ट क्यों है, रूट वर्ड के तरीके से क्यों सिखाया जा रहा है तुम्हें, या तुम्हें रूट वर्ड्स के तरीके से क्यों सीखने चाहिए, क्योंकि रूट वर्ड्स जो होते हैं वो तुम्हें सिखाते हैं, कभी नया वर्ड जब तुम्हें मिलेगा ना तो तुम उसको अलग अलग रूट्स में डिवाइड कर सकते हो, उसको समझने की कोशिश कर सकते हो कि ये कैसे बना है। क्लियर है बात। चलो आगे बात करते हैं। आगे एक वर्ड लिखा है मैंने, स्क्रिप्चर्स। अब ये वर्ड मेन्यू स्क्रिप्ट लिखा था मैंने पीछे, तुमने देखा होगा, एक वर्ड लिखा था मैंने मेन्यू स्क्रिप्ट। मेन्यू स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मेन्यू स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब मैंने बताया था लेखनी। अब उसी से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है स्क्रिप्चर। अब ये स्क्रिप्चर क्या है, स्क्रिप्चर का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्चर का मतलब होता है, स्क्रिप्ट का मतलब तो अभी मैंने बता दिया लेखनी, लेकिन स्क्रिप्चर एक विशेष नाउन बन जाती है जिसका मतलब हो जाता है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ, पुराने जो ग्रंथ हैं हमारे धर्मों से रिलेटेड, रिलीजन से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो होते हैं स्क्रिप्चर्स। जैसे कि वेदास हैं, वेद वगैरह हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो स्क्रिप्चर्स हैं। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आज के लिए। अब उसके लिए फिर से मैंने लास्ट क्लास का एक वर्ड उठाया है,
तो देखो ध्यान से समझो एक बात को, जब तक तुम पिछले वीडियोस नहीं देखोगे तब तक तुम्हें आगे की वीडियो समझ नहीं आने वाले, क्योंकि मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, एक वीडियो से ही कुछ वर्ड्स उठा के उससे नए वर्ड्स बना रहा हूँ, क्योंकि हर बार अगर मैं नया रूट वर्ड ले लूँगा, ठीक है, नया रूट वर्ड उठा के ले आऊँ तो तुम्हें उसको समझने में, याद करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे एक वीडियो छोड़ा है उसी के आगे से अगली क्लास स्टार्ट हो रही है हमारी। क्लियर है बात? चलो अब देखते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट एक वर्ड आया था शायद पहले या दूसरे वीडियो में, अब मैंने वहाँ पे बताया था फिल का मतलब होता है टू लव, फिल का मतलब क्या होता है, प्यार करना। और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, एंथ्रोप का मतलब मैंने बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो, मैनकाइंड, मानव जाति। नहीं देखे वीडियो तो जाके देखो, ठीक है। मैनकाइंड का मतलब होता है मानव जाति, मानव जाति। अब इसका मतलब हो गया था टू लव मैनकाइंड, यानी मानव जाति से प्यार करने वाला ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन से प्यार करता है, ह्यूमंस की भलाई के, मानवों की भलाई के कार्य करता है, वो होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। अब यहाँ से हम फिल वर्ड को उठा रहे हैं वापस, इससे रिलेटेड कुछ बहुत सारे हमने रूट वर्ड जो थे इंपॉर्टेंट वो पीछे देख लिए थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ और वर्ड्स ऐसे हैं जो कि पीछे नहीं बताए और जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं तुम्हारे, तो मैंने वापस से उन वर्ड्स को बताने के लिए एक बार फिर से इस रूट वर्ड को लिया है। देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे सामने। जो पहला वर्ड है वो है आज का फिलैंथ्रोपिस्ट से, फिल से मिलकर बना हुआ, एंग्लोफाइल। अब फिल का मतलब तो क्या हो गया, फिल, अब यहाँ पे जब पूरा वर्ड पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एंग्लोफाइल, एंग्लोफिल नहीं पढ़ेंगे, एंग्लोफाइल पढ़ेंगे। फिल का मतलब हो गया लव, और एंग्लो का मतलब क्या हो गया, एंग्लो देखो थोड़ा बहुत मिलता जुलता लग रहा होगा कहीं ना कहीं से, एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश, एंग्लो का मतलब क्या होता है, इंग्लिश यहाँ पे। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो इंग्लैंड से प्यार करता हो, इंग्लिश से मतलब इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लिश यहाँ से मतलब निकल रहा है इंग्लैंड, जो इंग्लैंड से प्यार करता हो, इंग्लैंड की सभ्यता से प्यार करता हो, इंग्लैंड के कल्चर से प्यार करता हो, उसको पसंद करता हो, या फिर जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उस इंग्लिश लैंग्वेज को पसंद करता हो, वो व्यक्ति होता है एंग्लोफाइल, ठीक है। अंग्रेजों से प्यार में, ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजों से प्यार में हो, अंग्रेजों से प्यार में मतलब अंग्रेजों की सभ्यता से, अंग्रेजों की भाषा से, अंग्रेजों की प्रत्येक चीज़ से, अगर कोई उन्हें पसंद करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है उन्हें, तो वो हो जाता है एंग्लोफाइल। जैसे तुमने एक वर्ड सुना होगा एंग्लो इंडियन, बहुत बार जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो किसी व्यक्ति का जिक्र आता है, पुरानी कहानियां वगैरह पढ़ रहे होते हैं अगर हम, तो एक वर्ड आता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है, एंग्लो इंडियन उस व्यक्ति के लिए काम में लिया जाता है वर्ड जिसके पेरेंट्स में से, जिसके माता पिता में से एक तो इंडियन हो और एक हो अंग्रेज, अंग्रेज यानी इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन हो एक। अब इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन कुछ भी हो सकता है पेरेंट्स में, ठीक है, हो सकता है माता इंडियन हो सकता है पिता इंडियन हो, और अपोजिट जो है वो इंग्लैंड हो, सॉरी इंग्लिश हो, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है, उसी से वर्ड से बना एंग्लोफाइल। एंग्लो का मतलब तो क्या, अंग्रेज, और फाइल का मतलब हो गया पसंद करना, यानी अंग्रेजों को पसंद करने वाला या अंग्रेजी सभ्यता को पसंद करने वाला। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने बिब्लियोफाइल। अब बिब्लियोफाइल क्या है, फाइल का मतलब तो हो गया, फिल का मतलब हो गया लव, और बिब्लियो का मतलब है यहाँ से बुक्स, ठीक है, बुक्स। अब ऐसा व्यक्ति जो बुक्स पसंद करता हो, ऐसा व्यक्ति जो बुक्स को पसंद करता हो, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बिब्लियोफाइल। अब जो बुक्स को पसंद करता है इसका मतलब ये नहीं है कि बुक्स पढ़ना पसंद करता हो, एक्चुअल में बिब्लियोफाइल वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बुक्स पसंद करता हो लेकिन सिर्फ कलेक्टिबल थिंग्स के रूप में। कलेक्टिबल थिंग्स का मतलब होता है कि वो उन्हें पसंद करता है कि भाई हाँ घर में रखी हुई अच्छी लगेगी, तो उसको जितनी बुक्स दिखती है, अच्छी बुक्स दिखती है, वो लेके आ जाता है, घर में सजा के रखता है, घर में सजा के रखेगा। वो बिब्लियोफाइल का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो बुक्स पढ़ना पसंद करता है, नहीं। बिब्लियोफाइल का मतलब हमेशा ये होता है कि उसे बुक्स पसंद है एज ए कलेक्टिबल थिंग्स, यानी वो घर में रखने के लिए, ठीक है। अगर तुम अपने बुक्स कलेक्ट करके रखने का शौक है तुम्हें, कि तुम बहुत सारी बुक्स कलेक्ट करके रखना चाहते हो, अपने पूरे घर को बुक्स से भरा हुआ है, तो तुम अपने आप में क्या हो, बिब्लियोफाइल हो। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, फटाफट ध्यान दो। नेक्स्ट वर्ड है फिलेंडर। फिलेंडर काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। फिलेंडर का मतलब देखो, फिल का मतलब लव, एंडर का मतलब अगर तुम्हें याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, मैंने बताया था पहले वीडियो में बताया था पॉली एंड्री, पॉलीगाइनी, एक से अधिक महिलाएं रखना, यानी एक से अधिक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक से अधिक पत्नियां हो, वो होता है पॉली एंड्री। पॉलीगाइनी का मतलब मैंने बताया था एक ऐसी महिला जिसके एक से अधिक पति हो, होती है पॉलीगाइनी। ये सारे वर्ड्स बताए थे, ठीक है। अब पॉली एंड्री का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर था फिलेंडर। फिलेंडर, एंडर का वर्ड तो हो जाएगा मेल, एक ऐसा मेल जो लव करता हो। फ्लेंडर का मतलब एक ऐसा पुरुष जो प्यार करता हो, लेकिन अब इसका मतलब नॉर्मली सारे पुरुष जो है वो फ्लेंडर है, इसका मतलब ये होना चाहिए फ्लेंडर है, ऐसे सारे पुरुष जो हैं सारे के सारे कैसे हैं, फ्लेंडर है, क्योंकि प्यार तो हर कोई करता है। इसका मतलब ये नहीं है। फ्लेंडर का मतलब साधारण जो अर्थ दिख रहा है वो नहीं है कि भाई एक ऐसा मेल जो प्यार करता हो। फ्लेंडर का मतलब है एक ऐसा पुरुष जो अत्यधिक प्यार करता हो, मतलब भाई केवल एक से प्यार नहीं करता, एक से अधिक महिलाओं के साथ जो रिलेशनशिप बनाए, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, वो होता है फ्लेंडर। एक से अधिक महिलाओं के साथ अगर रिलेशनशिप बनाता है, संबंध बनाता है, तो वो क्या होता है, फ्लेंडर होता है। क्लियर है? ध्यान रखोगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं फटाफट। कुछ और वर्ड्स हैं जो फिल से मिलकर बने हैं, वो मैंने तुम्हारे सामने लिख दिए हैं, ध्यान दोगे फटाफट। पहला वर्ड है चौथा वर्ड हो गया वैसे तो, चौथा वर्ड है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी, फिल का मतलब लव और सोफी का मतलब होता है विजडम। विजडम यानी बुद्धिमानी। फिलोसॉफी तुमने पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट होता है फिलोसॉफी आर्ट्स के लिए, फिलोसॉफी। तो सोफी विजडम होता है और फिल का मतलब होता है लव। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा लव फॉर विजडम। एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमानी पसंद करता है, जिसको बुद्धिमानिता पसंद है, ठीक है, इंटेलिजेंस पसंद हो, विजडम पसंद हो, वो होती है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी के अंदर आप विजडम पढ़ते हो, लव फॉर विजडम, बुद्धिमानी के प्रति प्यार। तो इसके लिए वर्ड क्या निकलेगा, ध्यान रखोगे, फिलोसॉफी के लिए वर्ड बनेगा लव फॉर विजडम। क्लियर है? सोफी का मतलब विजडम रहेगा। क्लियर? ध्यान रखोगे। चलो
नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट आगे देखते हैं। एक वर्ड और लिखा है मैंने, फिलोथिज्म। फिलोथिज्म, फिल का मतलब वापस लव, और थिज्म का मतलब क्या है? जो थिज्म है ना, थिज्म का मतलब होता है गॉड। ठीक है, थिज्म का मतलब क्या होता है? गॉड, ईश्वर। अब लव फॉर गॉड, भगवान के प्रति प्यार, अगर तुम्हें भगवान के प्रति प्यार है तो तुम्हें फिलोथिज्म है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भगवान के प्रति प्यार रखना, उसे कहते हैं फिलोथिज्म। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान के प्रति प्यार रखता हो उसे फिलोथिस्ट कहते हैं। एम हट जाएगा और टी लग जाएगा, फिलोथिस्ट बन जाएगा, लव फॉर गॉड। लेकिन अब यहाँ से थिज्म से एक वर्ड समझ पा रहे हैं हम, थिज्म से हम वर्ड समझ पा रहे हैं कि थिज्म का मतलब होता है गॉड। और अब थिस्ट अगर वर्ड आ जाए, ये बता देता हूँ मैं और सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ। थिस्ट अगर वर्ड आ जाए तो थिस्ट वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? THEIST। थिज्म का मतलब तो क्या निकला था? थिज्म का मतलब बना था गॉड, और थिज्म का मतलब बन गया गॉड। थिस्ट का मतलब हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता हो। वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड थिस्ट। वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड थिस्ट। ठीक है, थिज्म का मतलब हो गया भगवान, ईश्वर, और थिस्ट का मतलब हो जाएगा धार्मिक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता हो। अब इसी से दो और वर्ड बन सकते हैं। थिज्म से बनता है एथिज्म और थिस्ट से बनता है एथिस्ट। थिस्ट का अपोजिट, थिस्ट के आगे ए लग जाए तो बन जाता है एथिस्ट। अब अगर थिस्ट धार्मिक है तो एथिस्ट कौन होगा? जो भगवान में विश्वास नहीं करता। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे क्या कहते हो? उसे कहते हो नास्तिक। नास्तिक कहते हैं। और नास्तिक जो व्यक्ति होता है वो थिज्म में, देखो जो थिस्ट होता है, जो धार्मिक होता है, वो थिज्म में विश्वास करता है, यानी ईश्वर में विश्वास करता है। और जो एथिस्ट होता है, जो नास्तिक होता है, वो एथिज्म में विश्वास करता है, यानी नास्तिकता में विश्वास करता है। धार्मिकता में विश्वास नहीं करता, किस में विश्वास करता है? नास्तिकता में विश्वास करता है। क्लियर है? अब जो एथिस्ट व्यक्ति होगा ना, वो हर तरीके से ईश्वर की मौजूदगी पर सवाल उठाएगा, हर तरीके से ईश्वर की मौजूदगी को नकारेगा, वो कहेगा कि ईश्वर होता ही नहीं है। तो ये वर्ड ध्यान रखना है, एथिस्ट, एथिज्म, थिज्म, थिस्ट, फिलोथिज्म। एक वर्ड से 5-7 वर्ड्स बन जाते हैं, तो उन सारे वर्ड्स को ध्यान रखोगे। क्लियर है तीसरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतने सारे वर्ड्स देखने के बाद आज की क्लास में हमारे सामने नेक्स्ट है इडियम्स। इडियम्स हमारे सामने, इडियम्स जो कि हम पिछली कुछ क्लासेस सीखते आ रहे हैं। अब तक हमने 10 इडियम डिस्कस की है। आज और कुछ नई 5 इडियम्स लेकर आया हूँ तुम्हारे सामने, और उनको अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश किया तुम्हारे सामने, तो कोशिश करना एक बार समझने की। पहली इडियम लिखी है, जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है, अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का मतलब होता है सफेद हाथी। व्हाइट एलिफेंट। अब ये इडियम अगर कहीं पर लिखी हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सफेद हाथी नहीं होता हर बार। इसका मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी वस्तु जो अपने मालिक के लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन रही है। यानी भाई कोई चीज़ रख तो ली, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको रखना आसान नहीं हो रहा मेरे लिए। जैसे मान लो अगर तुम सफ़ेद हाथी खरीद के लेके आते हो, तो अगर तुमने सफ़ेद हाथी खरीद लिया, पहली बात तो हाथी खरीदना भी, हाथी भी रखना एक बड़ी परेशानी है। उसके बाद अगर तुम सफ़ेद हाथी खरीद लेते हो तो उसके और खर्चे हो जाएंगे भाई, उसका पूरी तरह से ध्यान रखना, बहुत महंगा होता है। एक तो तुमने इतना महंगा खरीद लिया, फिर उसका खर्चा उठाना सारा, तुम उसको बाहर ले जा नहीं सकते, खतरा है। ठीक है, तो उसका चोरी होने का भी खतरा, कोई चुरा ना ले उसको, ये सारे खतरे होते हैं उसके लिए। तो वो क्या हो जाता है? वो होता है व्हाइट एलिफेंट का मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। वही लिखा है, ध्यान रखोगे। इडियम का मतलब कॉस्टली, कॉस्टली यानी महंगी। कॉस्ट का मतलब रकम होता है, कॉस्ट का मतलब मूल्य होता है, कॉस्टली का मतलब हो जाएगा महंगा या महंगी। महंगी एंड ट्रबलसम, ट्रबल का मतलब परेशानी, ट्रबलसम का मतलब परेशानी उत्पन्न करने वाली। कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन, यानी महंगा और परेशानी उत्पन्न करने वाला पोजेशन। पोजेशन का मतलब एक ऐसी वस्तु जिस पर अपना अधिकार हो, हमारे अधिकार के अंदर आने वाली वस्तु। तो ऐसी कोई वस्तु जो हमारे लिए महंगी हो और परेशानी उत्पन्न करने वाली हो। यूजलेस हो, यूजलेस मतलब अनुपयोगी, किसी काम की नहीं है। किसके लिए? अपने मालिक के लिए, टू इट्स ऑनर। कोई ऐसी वस्तु जो अपने मालिक के लिए किसी कार्य की नहीं है, यूजलेस है, महंगी पड़ रही है, उसका खर्चा उठाना बहुत महंगा पड़ रहा है, वो हो जाती है अ व्हाइट एलिफेंट। जैसा कि ये चित्र में दिख रहा है तुम्हें, जब ये लड़का कितना परेशान दिख रहा है क्या? चेहरे पे देख लो इसके, ठीक है, उसको खिला खिला के कितना परेशान हो चुका है। अब इसका एग्जांपल अगर मैं देखूं तो एग्जांपल लिखा हुआ है, और ओल्ड फैमिली हाउस हैज़ बिकम ए व्हाइट एलिफेंट नाउ। मान लो कि तुम्हारा कोई पुराना पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी मकान नहीं, पुश्तैनी हवेली है किसी गांव में, लेकिन अब उसका रख रखाव तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। तुम वहाँ पर रहता नहीं हो, तुम सिटी में आकर रहना चालू कर दिया तुमने, लेकिन क्योंकि पुश्तैनी घर है तो उसका रखरखाव भी करना जरूरी है, तो उसका रखरखाव तुम्हारे लिए काफी महंगा पड़ रहा है। तो वो जो ओल्ड फैमिली हाउस है वो तुम्हारे लिए एक व्हाइट एलिफेंट बन चुका है। अब देखो व्हाइट एलिफेंट क्या है भाई? तुमने लोग दिखावे के लिए रख रखा है, कोई ऐसी चीज़ जो तुमने लोगों को दिखाने के लिए रख रखी है, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए कितनी महंगी पड़ रही है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल क्लियर है, ध्यान रखोगे। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है ये, अ व्हाइट एलिफेंट, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं, सेकंड आज की, ये और ज़्यादा अच्छी इडियम है। लिखा है सिट ऑन द फेंस। क्या लिखा है? ध्यान दोगे, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस, सिट यानी बैठना, ऑन द फेंस यानी, फेंस का मतलब क्या होता है? फेंस का मतलब होता है जो चार दीवारी होती है घर के बाहर या मैदान के बाहर, जो चार दीवारी होती है उसे हम कहते हैं फेंस। चार दीवारी पर बैठना, इसका मतलब क्या है? सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है सीधा सीधा। मान लो दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तुम्हारे सामने, और तुम उनमें से किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम उनमें से किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम अलग ही कॉर्नर में जाके बैठ गए और उनको मजे से पॉपकॉर्न खा रहे हो और पॉपकॉर्न खाते हुए उन लोगों को देख रहे हो। समझ में आ रही बात? दो जने लड़ रहे हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, दो जने लड़ रहे हैं, और उन दो जनों को लड़ते हुए तीसरा व्यक्ति जो है, तीसरी लड़की जो है, वो आराम से उनको देख रही है, अपना कोई डिसीजन नहीं ले रही। तो अगर किसी लड़ाई में आप कोई साइड नहीं लेते, आप बिल्कुल अकेले जाकर बैठ गए, दोनों में से किसी की भी साइड नहीं ले रहे, तो वो होता है सिट ऑन द फेंस। ठीक है, या फिर कई बार होता है अगर आपके पास दो ऑप्शन है, दो विकल्प है, और आप चूज नहीं कर पा रहे कि आप दोनों में से किसकी तरफ जाएं,
कौन से ओपिनियन को, कौन से ऑप्शन को चूज करें, वो भी होता है सिट ऑन द फेंस। किसी भी एक ऑप्शन को चूज ना कर पाना भी क्या होता है, सिट ऑन द फेंस। ये लिखा है नॉट टू टेक साइड्स इन ए डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा या विवाद। डिस्प्यूट का ध्यान रखोगे, डिस्प्यूट का सिनोनिम होता है क्वेरल, ठीक है, झगड़ा या विवाद, डिस्प्यूट। नॉट टू टेक साइड्स इन ए डिस्प्यूट, किसी भी झगड़े में कोई साइड ना लेना होता है, सिट ऑन द फेंस। या कंफ्यूज्ड बिटवीन टू ओपिनियंस, दो ओपिनियंस के बीच में कंफ्यूज होना। क्लियर है। एग्जांपल ये लिखा हो जो डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है, वही एग्जांपल लिखा भी है। लिखा है सी इज यूजुअली सिटिंग ऑन द फेंस व्हाइल हर फ्रेंड्स आर आर्ग्यूइंग। सी इज यूजुअली सिटिंग ऑन द फेंस व्हाइल हर फ्रेंड्स आर आर्ग्यूइंग। वह सामान्यतः कहाँ पर बैठी है, सामान्यतः फेंस पर बैठी रहती है। फेंस पर बैठी रहती है मतलब जब भी उसके दोस्त लड़ाई कर रहे होते हैं तो वो किसी की भी साइड नहीं लेती। क्लियर है। सिट ऑन द फेंस का मतलब ध्यान रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दो इडियम मैंने साथ में ली है, ध्यान दो। तीसरी, ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम, पाम का मतलब हथेली, ग्रीस का मतलब तुम सारे समझते हो, जो पंखों वगैरह में लगाते हो, फैन वगैरह में यूज करते हो घर में, तो ग्रीस लगाते हो। ग्रीस द पाम का मतलब ब्राइब यानी रिश्वत देना। किसी को रिश्वत देना क्या कहलाता है, वो कहलाता है ग्रीस द पाम। अब देखो ये वर्ड क्यों बना, ग्रीस वर्ड हम क्यों यूज करते हैं। ग्रीस वर्ड, ग्रीस एक चीज होती है जो हम यूज करते हैं मशीनों को स्मूथली काम में लेने के लिए। जब मशीनें स्मूथली काम नहीं कर रही होती तो उनको स्मूथ बनाने के लिए हम क्या ग्रीस काम में लेते हैं। तो वही है, अगर कोई काम ढंग से नहीं हो रहा लाइफ में तो हम ग्रीस का यूज करते हैं, मतलब ब्राइब का यूज करते हैं, रिश्वत का यूज करते हैं उस काम को स्मूथली करवाने के लिए कि फटाफट काम हो जाएगा एक बार, तो रिश्वत का यूज करते हैं। उसी का मतलब है ग्रीस द पाम, जैसा कि यहाँ पर दिख भी रहा है तुम्हें, ठीक है। पाम भी दिख रही है और साथ में ग्रीस भी दिख रहा है। ये ग्रीस वो वाला ग्रीस नहीं है जो तुम नॉर्मली काम में लेते हो, ये मनी है। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देख लो फटाफट सामने। एग्जाम्पल लिखा है इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द जेल ग्रीस द वार्डन्स पाम एंड ही विल हेल्प यू इन एस्केपिंग। यानी अगर तुम जेल से बाहर आना चाहते हो, इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द जेल ग्रीस द वार्डन्स पाम, यानी वार्डन की पाम को चिकना करो। इसका मतलब है वार्डन को रिश्वत दो और वो तुम्हें भागने में हेल्प करेगा। क्लियर है, रिश्वत देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं फटाफट। फोर्थ जो इडियम है आज की, फटाफट समझ लो, वीडियो कंप्लीट होने वाला है तो 2 मिनट और ध्यान से देख लो, ठाव रखो मन में, ज़्यादा भागदौड़ मत करो। वर्ड लिखा है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये एक इडियम है। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना या रोना। स्पिल्ट मतलब, स्पिल्ट का मतलब होता है बिखरा हुआ या बिखर चुका हो, ऐसा काम जो कोई चीज़ बिखर जाती है तो उसे कहते हैं स्पिल्ट। स्पिल होती है, स्पिल की थर्ड फॉर्म होती है स्पिल्ट, ठीक है, बिखरना या बिखरा हुआ। मिल्क का मतलब पता ही है, बिखरे हुए दूध को देखकर रोना या बिखरे हुए दूध पर रोना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है जो तुम बचपन से सुनते आए हो, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कोई काम होने के बाद पछताने की आवश्यकता नहीं है। कोई काम बुरा हो गया, कुछ गलत हो गया और तुम उस पर रो रहे हो तो उसका मतलब होता है, यानी तुम उसका पश्चाताप कर रहे हो, पछतावा कर रहे हो, वो होता है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। देखो एक बच्ची रो रही है, डायग्राम में देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। वही है टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड, रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। वर्ड ध्यान रखोगे, जो यहाँ पर आ रहे हैं वो भी वर्ड भी ध्यान रखना है। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, इंप्रूव करना, ठीक है। टू रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पश्चाताप करना, पछतावा करना। टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, ऐसी चीज़ को देखकर पछतावा करना जिसको सुधारा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल लिखा है आई हैव फेल्ड इन माई टेस्ट। मैं अपने टेस्ट में फेल हो चुका हूँ, मैं अपनी परीक्षा में फेल हो चुका हूँ। बट आई एम नॉट गोइंग टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, लेकिन मैं अब ये जो हो चुका है इसका पछतावा नहीं करूंगा और हमें करना भी नहीं चाहिए। जो गलत हो चुका है हमारे साथ उसका पछतावा करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है इतनी सी बात। चलो आगे चलते हैं। आज की लास्ट इडियम जो है, थैंक यू यहाँ तक सब देखने के लिए, यहाँ तक इंतजार करने के लिए। फटाफट देखते हैं लास्ट। लिखा है अ मैन ऑफ स्ट्रो। अ मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्ट्रो का मतलब होता है भूसा। भूसा, फसल काटने के बाद जो कचरा बचता है जो गाय वगैरह को दिया जाता है वो होता है भूसा या स्ट्रो, ठीक है। तो अ मैन ऑफ स्ट्रो, एक ऐसा स्ट्रो का मैन यानी भूसे से बना हुआ व्यक्ति। इसका मतलब क्या हो जाता है, बहुत ही वीक कैरेक्टर वाला व्यक्ति। स्ट्रो मतलब होता है बिल्कुल दुबला पतला, जैसे यहाँ पर दिख रहा है देखो, ठीक है। और उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ एक पिक्चर भी यूज़ की है। वीक मैन, एक बिल्कुल ही दुबला पतला व्यक्ति अगर है तो उसे हम कहते हैं मैन ऑफ स्ट्रो। अब दुबला पतला बाहरी दिखावट से नहीं, दुबला पतला होता है, वीक होता है कैरेक्टर से। वीक होता है कैसे, कैरेक्टर से। अब वीक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर से कमजोर आदमी अगर है ना तो उसे कहते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रो। या कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल यूजलेस हो, किसी काम का नहीं हो, बिल्कुल कैसा हो, यूजलेस, अनुपयोगी हो, व्यर्थ का हो। मैन ऑफ नो सब्सटेंस, किसी कार्य का नहीं, बिल्कुल यूजलेस हो, उसे कहते हैं मैन ऑफ स्ट्रो। क्लियर है। फटाफट इसका एग्जांपल देख लो और कंप्लीट करते हैं वीडियो को। लिखा है एग्जांपल व्हेन हिज वाइफ नीडेड हिम ही रैन अवे एंड डिडंट सपोर्ट हर। जब उसकी वाइफ को उसकी आवश्यकता थी, व्हेन हिज वाइफ नीडेड हिम ही रैन अवे, तो वो वहाँ से भाग गया। एंड डिडंट सपोर्ट हर, और उसने उसकी सहायता नहीं की, उसको सपोर्ट नहीं किया। दैट्स वाई शी कॉल्स हिम अ मैन ऑफ स्ट्रो, इसीलिए उसकी पत्नी से क्या बुलाती है, अ मैन ऑफ स्ट्रो बुलाती है। क्लियर है। तो आज की क्लास में कम से कम हमने 25-30 नए वर्ड सीखे हैं, 25 to 30 नए वर्ड सीखे हैं। 5 हमने एडियम सीखी है, इसी के साथ हमारे एडियम्स की जो काउंट है 15 हो चुकी है। जब ये हमारे वीडियोस कंप्लीट होंगे तब तुम कम से कम 200 to 300 इडियम्स सीख चुके होंगे। कम से कम बता रहा हूँ 200 से 300 इडियम्स, और गारंटी दे रहा हूँ कि इन्हीं इडियम्स में से 2 या 3 तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगी। तो जो भी बताया जा रहा है अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते हुए, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अब तक नहीं किया है अगर